क्या होते हैं चिलेटेड फर्टिलाइज़र, इसका प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे कि हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात तो करेंगे ही कि चिलेटेड फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे और साथ ही आपको जो वाम्बुगु एप्पल की वैरायटी है केन्या की, इसका अपडेट भी देने जा रहे हैं कि इसका जो एप्पल है कितना बड़ा हो चुका है और अभी किस स्टेज में पहुंच चुका है। दोस्तों तो यही है दोस्तों वाम्बुगु एप्पल और अभी का ये स्टेज है। अभी तक इसमें कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि जल्दी इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है लगता है जैसे देख करके। तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसका इतना बड़ा साइज़ हो चुका है, क्योंकि कैमरे से इतना अच्छे से पता नहीं चलता है कि फ्रूट का साइज़ कितना हो चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टॉक विद राहुल में। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या होता है चिलेटेड फर्टिलाइजर। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, मैं पूछूंगा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि दोस्तों चिलेटेड फर्टिलाइज़र को आप पौधे के किस अवस्था में प्रयोग में लाते हैं, फ्रूटिंग के समय, फ्लावरिंग के समय या ग्रोथ के समय? इसका आप उत्तर हमें अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चिलेटेड फर्टिलाइज़र, इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों हमारे धरती में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जिसको कि आपने पढ़ा भी होगा पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं ये एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही एलिमेंट जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। ये अकेले अकेले एलिमेंट कहलाएंगे, लेकिन जब ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ तब ये कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये मिल करके एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं और ये कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये आप समझ चुके होंगे। तो इसी का ही मुख्य खेल है इसमें चिलेटेड फर्टिलाइजर्स का। दोस्तों होता क्या है कि जो चिलेटेड फर्टिलाइज़र है इसमें आपने ये नहीं सुना हो कि नाइट्रोजन का चिलेटेड फॉर्म आ रहा है, यानी कि यूरिया का या आपका पोटेशियम का या चिलेटेड फॉस्फोरस का फर्टिलाइज़र मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा, आपको नहीं सुना होगा आपने अब तक। लेकिन आपने क्या सुना होगा, जिंक का, आयरन का, कॉपर का, मैंगनीज का, मुख्यतः ये चारों का आपने जरूर सुना होगा। और इसमें चारों में क्या विशेषता है कि ये चारों मेटल है। आपको पता होगा कि किसी भी पौधे को अच्छे से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ग्रोथ के लिए 17 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन 17 मुख्य पोषक तत्वों में ये 4 आते हैं और ये चारों माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम लोहा को बाहर में छोड़ देते हैं ऐसे ही उस पर बिना पेंट किए हुए नॉर्मल लोहा को, तो उसमें जंग लग जाता है। जंग इसे लगता है दोस्तों क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। ऐसे ही जो मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, ये भी जो है रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना लेते हैं और कंपाउंड बनाने से ये दिक्कत आती है कि पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसको एक ऐसा एजेंट के साथ उसको चिपका दिया, यानी कि जो कि उसके रिएक्ट ना करे बल्कि उसको पकड़ के रखे बस, और वो उसको गंतव्य तक, स्थान तक पहुंचा सके। तो यही काम करता है हमारा चिलेटेड जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है। इसमें बस यही रहता है कि वो एजेंट जो रहता है वो आपको पकड़ के रखता है फर्टिलाइजर्स को, और ये बस जो पौधे को पहुँचाने में मदद करता है ताकि वो किसी और से रिएक्ट ना कर पाए और पौधे उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, बोरोन, निकल, ये सारे आते हैं। लेकिन दोस्तों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर ये इजीली ऑक्सीडाइज या परसिपेटेड हो जाते हैं सॉइल में दोस्तों, जिससे इनकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। चिलेटेड एक वर्ड चिले से आया हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है दोस्तों। इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल न्यूट्रिएंट आयन होता है इसको एक बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा घेर के रखा जाता है। मान के चलिए कि इसको कवर जैसा काम करता है जिससे कि वो किसी और एलिमेंट से रिएक्ट ना कर पाए और कोई कंपाउंड ना फॉर्म कर पाए। इसी बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चिलेट या लिगेंड कहा जाता है, और जब ये चिलेट या लिगेंड किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ जुड़ जाते हैं तो ये चिलेटेड फर्टिलाइज़र का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब तक समझ चुके होंगे कि चिलेटेड फर्टिलाइजर्स बनते क्यों हैं और कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप समझेंगे हम इसको किस प्रकार से यूज़ करना हमें सबसे बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमें और प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
एक और सूचना दे देते हैं दोस्तों आप सभी को, जो भी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि भारत के अलग रीजन से देख रहे हैं और उनको ये वीडियोस इंग्लिश में चाहिए थे, तो दोस्तों उनको बता दें कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है यूनिकॉर्न नर्सरी वाला। तो उस वीडियो पर हम स्पेसिफिकली जो इंग्लिश वीडियोस हैं, यानी कि इंग्लिश में कहा गया वीडियोस, उस पर अपलोड क्या करेंगे दोस्तों। इसमें लेकिन हिंदी में हम रहने देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सब्सक्राइबर जो बड़े बेस में जुड़े हुए हैं, बड़े एरिया में जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, वो हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें चिलेटेड फर्टिलाइज़र, खासकर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्योंकि जो सॉइल है हमारा वो हेट्रोजेनस टाइप होता है, यहाँ पर कई सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स जुड़े हुए रहते हैं। खासकर जो मेटल्स रहते हैं हमारे सॉइल पर, तो उस पर वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे और हमारा कोई भी काम नहीं बन पाएगा, यानी कि जो हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी में हमारे जो पौधे के पत्ते हैं वो अक्सर पीले होने लगते हैं दोस्तों। तो इसी से बचने के लिए हमें चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की डिमांड आने लगी और इसका फॉर्मेशन किया गया। अगर आप कमर्शियली फार्मिंग कर रहे हो तो आपको चाहिए अच्छा प्रोडक्शन। उसके लिए आपको चाहिए कि अच्छी तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर इसकी कमी होती है तो स्ट्रेस में जो आपका प्रोडक्शन है कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पौधों के पास अच्छे तरीके से सही मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता हो और वो उसे अच्छे प्रकार से एब्जॉर्ब कर पाए दोस्तों। इसीलिए हमें चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आवश्यकता पड़ती है हमें कमर्शियल फार्मिंग के लिए। सॉइल में अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जिंक, आयरन, कॉपर और मैंगनीज को, तो ये इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि दोस्त ये ज़मीन में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है या OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के साथ भी हो सकता है दोस्तों। चाहे सॉइल हो या सॉइललेस मीडिया हो जैसे कोकोपीट, इसमें O और OH नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो या तो वे ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा दोस्तों। पेड़ पौधे कुछ नेचुरल चिलेट का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो जिंक, आयरन, कॉपर और मैंगनीज जैसी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। इनके नाम हैं द नन प्रोटीन एमिनो एसिड, म्यूजिनिक एसिड। ये सारे नेचुरल चिलेट हैं दोस्तों, जो कि पेड़ पौधे द्वारा बनाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि जब हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये पौधों द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये जो एजेंट है ये क्या करते हैं दोस्तों। यही दिक्कत है, ये जो एजेंट है ये फिर से जो अपना साइकिल स्टार्ट कर देते हैं और ये अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आयन के साथ फिर से कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको फॉलियर एप्लीकेशन करना चाहिए, है ना। अगर हम चिलेटेड आयरन को फॉलियर एप्लीकेशन से प्रोवाइड करवाते हैं तो इससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों प्लांट का जो लीफ होता है इसमें एक नेचुरल वैक्स रहता है, जो कि जो फर्टिलाइजर्स हम देते हैं वो उसमें इंसर्ट होने में, अंदर जाने में दिक्कत आती है। अब ये जो चिलेट होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं बड़े वाले, इनके पास ये शक्ति रहती है कि ये उस वैक्स के अंदर जा करके पेनिट्रेट करके पौधों में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसीलिए हम चिलेटेड फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड करते हैं कि फॉलियर एप्लीकेशन करें आप, जिससे कि आपको अधिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली भी ये पाया गया है दोस्तों, इसमें हमारा जो खर्चा है वो भी कम आता है। और साथ यही अगर हम नॉर्मल आयरन का फॉलियर एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये फेरस आयन की ये फॉर्म में रहता है, तो इसको जो वैक्स रहता है ये इसको दूर भगाएगा, इसको अंदर पेनिट्रेट होने ही नहीं देगा। तो यही हमारा जो चिलेट है ये काम करता है, ये पेनिट्रेट हो पाता है दोस्तों। ये नेचुरल वैक्स खासकर पानी और जो चार्ज्ड आयन्स रहते हैं इसको ये रिपेल करता है, यानी कि इसको दूर भगाता है। अब यही रोल होता है चिलेटेड फर्टिलाइजर्स में कई सारे लिगेंड्स का प्रयोग होता है। जैसे आपने ज़्यादातर जो यूज़ किया होगा वो होगा EDTA, DTPA और EDDHA। दोस्तों ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं चिलेटेड फर्टिलाइजर्स में, यही लिगेंड को ही हम चिलेट बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपका सॉइल का pH 7 या 7.3 से ज़्यादा है तो आपको EDDHA जो लिगेंड है इसका यूज़ करना चाहिए चिलेटेड फर्टिलाइज़र, तभी ये आपका अच्छा से एफिशिएंसी में आपका जो प्रोडक्ट है इसका यूज़ हो पाएगा। और ये सबसे महंगा भी होता है दोस्तों। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो ज़मीन का pH है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में। EDDHA जो लिगेंड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है दोस्तों, और ये क्या तय करता है, ये ज़्यादा समय तक स्टेबल रूप में ज़मीन पर उपस्थित रहता है और लंबे समय तक पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, मैंगनीज, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को पौधों को उपलब्ध करवा पाता है।
रिसर्च पेपर्स का जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप चिलेटेड फर्टिलाइजर्स को फॉलियर एप्लीकेशन से द्वारा यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।